हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार फुंतरू जी पर। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी लोग अपने आगामी एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी साथी देख रहे हैं कि लगातार YouTube पर आप सभी लोग कई सारी भ्रमात्मक वीडियोस को देखकर अपना समय खराब कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आपकी और मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सही डाटा को पहचानें और सही जो इंफॉर्मेशन है उसको लेकर ही अपनी आगे की रणनीति तय करें। आप सभी को मेरे भाई मालूम है कि भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो मेरे भाई फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने सही समय पर कौन सा डिसीजन लेते हैं। इट इज ओनली अबाउट द टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग सही है, आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है, तो निसंदेह आप सफलता के तरफ अग्रसर हैं। इसी क्रम में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि रेलवे का ग्रुप डी का काफी सारा वीडियोस जो है YouTube पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आपको जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। तो उसी क्रम में एक सही और सटीक जानकारी के साथ मैं भी आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और मेरी एक एक बात को बड़ा ध्यान से सुनेंगे। हम बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो आपका पैटर्न है वो क्या है, रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या आता है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के अंदर क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो भी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कट ऑफ की संभावना क्या है, इन सारे मुद्दों पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। ठीक है भैया, चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे भाई कि आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी जो है वो अपकमिंग है। कभी भी किसी भी क्षण आपके बीच में नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर हम रेलवे के कैलेंडर की बात करें तो हम आपको अभी बताएंगे कि रेलवे के अनुसार वैकेंसी कब आ रही है। ठीक है, तो मेरे भाई आप सभी लोग यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, फिर हम एज की क्या एज होनी चाहिए, कट ऑफ क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है और सैलरी क्या होती है और कितनी पोस्टें होती हैं। क्या एक रेलवे ग्रुप डी का जो पोस्ट है वो गर्ल्स के लिए भी अच्छा है, क्या रेलवे ग्रुप डी का जो पोस्ट है वो केवल बॉयज के लिए अच्छा है या दोनों लोगों के लिए अच्छा है, या काम किस प्रकार का होता है, क्या पूरे दिन धूप में काम करना होता है या कंप्यूटर के बैठकर भी काम आपको करवाया जाएगा कि आप पूरे दिन एसी के रूम में बैठिए और कुछ आपको डाटा जो है वो एंटर करना पड़ेगा। इन सारी बातों पर हम लोग क्या करने चल रहे हैं, चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आप देखिएगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, आप सभी लोग मेरे भाई अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोग इस बात को बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका एक ही रिटन टेस्ट होगा जिसको हम सीबीटी 1 के नाम से या सीबीटी के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपको पेपर देना होगा। अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई करते हैं, आप इस पेपर की कट ऑफ को पास करते हैं, तो दूसरा स्टेप आएगा आपका फिजिकल टेस्ट का। ठीक है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बहुत नॉर्मल होता है। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर उन बच्चों के लिए होता है रेलवे ग्रुप डी जिनकी हाइट बहुत कम है या जिनको फिजिकल कोई दिक्कत है, उनके लिए भी कई सारी पोस्टें होती हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर, या जिनको मेडिकल में कोई समस्या है कोई थोड़ी बहुत, तो वो भी इसमें चल जाता है। यानी ये एक बहुत सुनहरा मौका हर स्टूडेंट हर वर्ग के लिए होता है। ठीक है, साथ ही साथ जब आपका सीबीटी 1 का क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। क्या फिजिकल टेस्ट होगा अभी बताऊंगा, और उसके बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ये तो होता है इसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, कि ये 3 स्टेज में आपको नौकरी तक पहुंचा रहा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर ये जो सीबीटी है, ठीक है, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें क्या क्या आता है, तो अब हम आते हैं मेरे भाई कि जो आपका सीबीटी 1 कह लें या हम इसको सीबीटी कह लें क्योंकि एक ही पेपर होता है ग्रुप डी में, तो इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट है मेरे भाई जनरल साइंस विज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी कि गणित, तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग और चौथा सब्जेक्ट है मेरे भाई आपका जीके जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो मैं आगे डिटेल में बात करूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप डी के लिए कैसे तैयार करना चाहिए। अभी मैं यहां पर संक्षिप्त में आपको यह बता दूं कि जो आपका सीबीटी का टेस्ट होगा उसमें
जो साइंस होती है उसके 25 सवाल आते हैं और मेरे भाई 25 नंबर के आते हैं, ठीक है, एक सवाल 1 नंबर का। और जो मैथ होता है उसके भी 25 सवाल आते हैं और एक सवाल 1 नंबर का होता है, 25 ही नंबर गणित आपको दे रहा होता है। रीजनिंग की बात करें तो उसके 30 सवाल आते हैं और 30 नंबर के ही होते हैं मेरे भाई। और अगर हम जीके और करंट अफेयर की बात करें तो उसके केवल 20 सवाल आते हैं और 20 ही नंबरों के होते हैं। तो इस प्रकार जो आपका रेलवे ग्रुप डी का टोटल एग्जाम बना वो 100 नंबरों का बना और 100 क्वेश्चनों का बना, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन जो कि 100 नंबर के हैं आपको करने होंगे कितने मिनट में, 90 मिनट में, यानी 1.5 घंटे में। आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और आपको ये 100 क्वेश्चन निपटाने होंगे, जिसमें अगर मुझसे कोई बच्चा पूछे तो मैं आपको बता दूं कि मैथ का लेवल ग्रुप डी में बहुत अच्छा होता है और मेरे भाई साइंस का लेवल ग्रुप डी में काफी अच्छा होता है और आपका जो रीजनिंग है उसका लेवल काफी अच्छा होता है। और मेरे भाई ये जो जीके और करंट अफेयर है ये सारे एग्जामों के लिए लगभग एक सा होता है। तो मेरे भाई यहां आपको करंट अफेयर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के अकेले होंगे या करंट अफेयर बेस्ड होंगे और केवल 10-12 क्वेश्चन होंगे जीके से। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या तोड़ है मेरे भाई। तो हम ये इन 4 सब्जेक्टों को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो आपका ग्रुप डी में सुनिश्चित है सिलेक्शन, ठीक है भैया। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर पिछले विगत वर्षों में हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। इंटरव्यू इसी चैनल पर डले हुए हैं। कई अलग अलग जोनों में गर्ल्स भी हमसे पढ़ के सिलेक्ट हुई हैं और आज जॉब कर रही हैं। 40-40 हजार सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है, हमें वो मैसेज भेजती हैं, तो काफी अच्छा लगता है। काफी लड़के जो हैं वो इस प्रकार से जॉब कर रहे हैं। तो बस उनकी मेहनत में केवल एक बात थी कि उन्होंने ये 4 सब्जेक्टों पर कमांड बनाया। जॉब कहने को ग्रुप डी है लेकिन वैसे बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार आप इस जॉब को अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार आप एक एसी के रूम में बैठकर भी इस जॉब को कर सकते हैं। मैं अभी इस पर आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है भैया। तो ये तो हो गया इसका सीवीटी 1 का एग्जाम पैटर्न। और एग्जाम पैटर्न में जो सीवीटी 1 है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आते हैं, ये वाला बात, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगर हम बात करें कि जब आप ये जो सीवीटी 1 है इसकी कट ऑफ को पार कर लेंगे, अभी हम ये भी बात करेंगे कि 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी सीवीटी 1 की और फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरे भाई जब आप ये कट ऑफ पार कर लेंगे सीवीटी 1 की तो आपका लिस्ट में नाम आएगा और फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसको हम लोग पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप लड़के हैं, आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपसे वजन वगैरह उठवाया जाएगा। आपको 35 किलो वेट उठाना है और 100 मीटर तक 2 मिनट में दौड़ना है। और अगर आप एक लड़की हैं तो आपको मेरे भाई 20 किलो वजन उठाना है और 100 मीटर तक 2 मिनट में दौड़ना है। ये इसका फिजिकल टेस्ट होता है जो कि सारे बच्चे लगभग पास कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई कि सर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी और हमें तैयारी कब से चालू करनी चाहिए जिससे कि हमारा पहली बार में ही सिलेक्शन हो, कोई भी गलती हम ना करें। जो ऐसे भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जो पिछली बार ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे और किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि क्या वो तरीके हैं, क्या वो मामले हैं जो हम ध्यान में रखें तो हमारा सिलेक्शन श्योर होता है। तो हम बात कर लेते हैं रेलवे के कैलेंडर के बारे में कि फॉर्म कब तक आएगा, वैकेंसी कब तक आएगी। तो अकॉर्डिंग टू द रेलवे कैलेंडर, जो कि अभी तक वो अपने कैलेंडर के अनुसार चल रहा है, रेलवे ने जो कैलेंडर दिया है उसके अनुसार मेरे भाई रेलवे के अंदर आप बड़ा ध्यान से देख लेना, रेलवे के अंदर ये जो प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं ये हर साल की प्रक्रिया है, केवल इसी साल की नहीं है। अगर मैं बात करूं जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, तो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आपको एएलपी की वैकेंसी को देखने को मिलेगी। 2025 की बात कर रहा हूं ये, ठीक है, अभी तो आ चुकी है। इसके बाद अप्रैल से लेकर जून के बीच में आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2024 की आ चुकी है, पेपर होने वाला है अभी कुछ दिनों बाद, 2-3-4 महीने बाद टेक्नीशियन का एग्जाम होगा और लगभग 1.5 महीने बाद एएलपी का एग्जाम है, ठीक है। और मेरे भाई जुलाई से सितंबर के बीच में आपको एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेवल 4, 5, 6, 2 और 3 की, और जेई की वैकेंसी और पैरामेडिकल की वैकेंसी, ये सब आपको देखने को मिलेगा जुलाई से सितंबर के बीच में। और जो
जो मेरे भाई अक्टूबर से दिसंबर का आपका पीरियड है, इस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा लेवल 1 की वैकेंसी। इसी लेवल 1 का नाम होता है ग्रुप डी। ठीक है भैया, इसी लेवल 1 का नाम क्या होता है? ग्रुप डी। तो आपको ग्रुप डी की वैकेंसी अकॉर्डिंग टू द रेलवे के कैलेंडर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा YouTube पर जितनी भी वीडियोस आपके लिए आ रही हैं रेलवे ग्रुप डी से वैकेंसी से रिलेटेड, तो कई सारे महानुभाव आपको ये भी कह रहे हैं कि अगले महीने आएगी या उससे अगले महीने आएगी। ये सब फर्जी बातें हैं, क्योंकि कैलेंडर आ चुका है और सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर रेलवे कर रहा है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो रेल मंत्री हैं उनके बयान भी आ रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप कहेंगे सर रेल मंत्री तो सरकारें तो बदलती रहती हैं, सही बात है, लेकिन जो ऑफिशियल अधिकारी हैं वो नहीं बदलेंगे ना, सरकार बदलेंगे। उनके बयान से ये क्लियर है कि आपका रेलवे अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर चलने वाला है। तो अक्टूबर में आप मान सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी दिखेगी। सर टाइम तो अक्टूबर से दिसंबर दिया है, आप अक्टूबर के लास्ट वीक में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जैसे टाइम तो यहां पे भी जनवरी से मार्च का दिया है ना, टाइम तो यहां से भी अप्रैल से जून का दिया है, अभी जून शुरू भी नहीं हुआ है और टेक्नीशियन के फॉर्म आकर और मेरे भाई लास्ट डेट भी जा चुकी है। तो जो टाइम पीरियड ये लोग देते हैं वो अपनी सहूलियत के अनुसार देते हैं, ताकि हो अल्लाह ना हो और वो उतने टाइम पीरियड में वैकेंसी दे दें। पर वैकेंसी तो मेरे भाई यहीं पे आ गई थी आपकी टेक्नीशियन की, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो उसी प्रकार अक्टूबर के लास्ट वीक में आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके कई भी और सोर्स हैं। इसका दूसरा और रीजन क्या है कि अगर वो लोग दिसंबर में, आप सोच के देखिए, अगर दिसंबर में ग्रुप डी की वैकेंसी देंगे तो जनवरी में फिर से एएलपी की वैकेंसी उन्हें देनी है। अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर जनवरी में लोको पायलट की वैकेंसी फिर आएगी। और मेरे भाई अगर दिसंबर में वो ग्रुप डी देंगे और जनवरी में लोको पायलट देंगे, पेपर कब होगा दोनों का? समझने वाली बात है। इसलिए अक्टूबर में वैकेंसी आएगी और फरवरी तक ग्रुप डी का आपका एग्जाम होगा। समझ में आ गया? तो ये तो प्रोसेस है वैकेंसी का। गुरुजी अगर मैं बात करूं मेरे भाई, मैं आपको एकदम कटु सत्य बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि जब वैकेंसी आएगी अक्टूबर में ना, उससे 1-2 महीने पहले तैयारी करके और पेपर को फोड़ देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक बार किसी ऐसे होशियार बच्चे से मिलें जिसने रेलवे ग्रुप डी 2022 का पेपर दिया हो। वो आपको बेहतर बता पाएगा कि नहीं ऐसा मत करो बालक, ऐसा हमने किया था और आज हम तुम्हारे साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, खासकर रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम को जहां पर बहुत कंपटीशन होता है, बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं, इनको क्रैक करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, एक प्रॉपर टाइम। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को मैं आपको बता दूं, कम से कम अच्छे से उसका सिलेबस करने में हमें 7 से 8 महीने लगते हैं। अच्छे से सिलेबस करने में, उड़ाने को तो 3 महीने में भी उड़ जाता है सिलेबस, ठीक है, लेकिन अच्छे से जो सिलेबस होता है बेहतरीन ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए हमें लगभग 7 से 8 महीने लगते हैं। हमें पूरा मैथ सीखना होता है और मैथ वो भी अच्छे लेवल का। आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के क्वेश्चंस को देखिएगा, मैं आपको कराऊंगा जब आपका कुछ दिनों के बाद सीरीज स्टार्ट करूंगा तब कराऊंगा, आप देख लेना। रेलवे ग्रुप डी 2022 के मैथ का लेवल एसएससी का जो एग्जाम होता है ना सीजीएल, उसके प्री और मेंस के लेवल को टच कर रहा था। आप कभी देख लेना सवालों को, अगर आपको पता होगा, आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि मैथ का लेवल जो होता है ना रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, वो एसएससी सीजीएल लेवल से कई बार ऊपर सवाल पूछ लेता है। ये आप सभी जानते भी होंगे, सुना भी होगा आपने और सवाल किए होंगे अगर तो देखा भी होगा। तो मेरे भाई मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आपको मैथ बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना होगा, जिसमें टाइम लगता है, 2 दिन में कुछ नहीं होता है। रीजनिंग आपको बहुत अच्छी तैयार करनी होगी, साइंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, आपको पूरा थ्योरी पढ़ना होगा साइंस में और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने होंगे साइंस में, तब आपका जाके कंठस्थ मामला बनेगा। आपको इधर साइड में अगर हम आ जाएं ग्रुप डी के अंदर मैथ के मामले में, तो पूरा मैथ आपको अच्छे से पहले कवर करना होगा, प्रॉपर सिलेबस आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जब तक ये वाली वैकेंसी अक्टूबर में टपकेगी तब तक इधर ये एएलपी के और टेक्नीशियन के एग्जाम हो जाएंगे 2024 के। तो इनमें जो मैथ आ रहा है इसकी भी एनालिसिस करके आपको जानी होगी, इसको भी आपको पढ़ के जाना होगा, तब आप जाकर कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के लिए तैयार हो पाएंगे। समझ पा रहे हो मेरे भाई? आप 2022 को आधार मत मानना,
उसको आधार मान के तैयारी करनी है, लेकिन असली आधार यहां से निकलेगा। ठीक है बाबू, तो मेरे भाई आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, अभी से बढ़ना होगा, तभी सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। आप सोचोगे 2 महीने पहले एकदम उठा के पटक देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत बच्चे हर साल आते हैं मार्केट में, हर साल तैयारी करते हैं, हर साल लाइब्रेरी जाते हैं, कोचिंग करते हैं और हर साल उन्हें निराशा हाथ लगती है बहुत बच्चों को। रीजन कि वो प्रॉपर तैयारी नहीं करते हैं जो होनी चाहिए। ठीक है भैया, ये आपको भी पता है कि मैं दिल से आपसे कह रहा हूं बड़े भाई की तरह। तो उम्मीद करूंगा आप ये पूरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो वैकेंसी आपकी अक्टूबर के लास्ट वीक में देखने को मिलेगी और मैं आपको बता दूं तैयारी आपको अभी से करनी होगी सारे सब्जेक्टों की, मैंने आपको अभी बताया। मैं अगले मुद्दे पर चलता हूं मेरे भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, जल्दी से देखिएगा आगे कि सर ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो देखो कट ऑफ, ये मैं वो कट ऑफ आपको दिखा रहा हूं जो मैंने कल रात में अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट से मांगी है। आप सभी को पता है इंटरव्यू वगैरह डला भी है चैनल पर, कई सारे बच्चे ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए पढ़ के हमसे। उन्हीं में से एक बच्ची है जो लखनऊ में अभी कार्यरत है, मैंने उससे कल रात में कॉल लगाया था। मैंने कहा भाई आपका सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ था और आपने किस जोन से फॉर्म भरा था? तो उन्होंने गोरखपुर जोन से फॉर्म भरा था। हालांकि उनका कहना यह था कि सर मेरे टाइम पर गोरखपुर हाई कट ऑफ जोन में था। ठीक है, तो मेरे भाई उन्होंने गोरखपुर जोन से फॉर्म भरा था और फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें जनरल की, तो आप देखिए 74 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था, 74.12144। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, आप वहां इसको जूम करके देख लेना। ठीक है, 74.1244 ये कट ऑफ गई थी जनरल की 100 नंबरों में से। और 100 नंबर में से ये जो 74 नंबर है ना मेरे भाई, ये ऐसे ही नहीं आएंगे, ये फाइनल कट ऑफ है। आप कहेंगे सर सीवीटी 1 की कितनी जा रही है? तो सीवीटी 1 की जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ गई थी मेरे भाई आपका 67 66 इतना, और उतने पे आपका लिस्ट में नाम आ गया था। पर लिस्ट में नाम आने मात्र से खुश नहीं होना है, क्योंकि फिर पीईटी होना है, पीईटी के नंबर नहीं होते, क्वालिफाइंग होता है, फिर डीवी होना है, फिर एक फाइनल कट ऑफ लगती है। और वो फाइनल कट ऑफ वो होती है जितनी वैकेंसी होती है ना, उसमें जितना क्रीम ऊपर से वो लोग ले सकते हैं उतना कट ऑफ वो बढ़ा के लगाते हैं। तो पिछली बार 74 नंबर पे कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ था, तो आपको तैयारी करनी है 74 नंबर से ऊपर के हिसाब से, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है। ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी 70। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं 100 में से, तो 70 कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ था पिछली बार रेलवे ग्रुप डी के अंदर। और सीवीटी 1 कितने पे? ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, फाइनल ज्वाइनिंग वाली कट ऑफ है ये मैंने अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट से ही मंगाई है जो उसको ज्वाइनिंग के वक्त मिली थी। और जो सीवीटी 1 की कट ऑफ है वो वही जा रही थी सभी जोनों की, लगभग 62 63 66 65 68 सभी जोनों की लगभग इसी क्रम में थी। ठीक है, इलाहाबाद जोन की 59 थी। तो इस प्रकार से कट ऑफ गई थी सीवीटी 1 की। पर वो कट ऑफ केवल होती है आपको लिस्ट में नाम आने के लिए, आपका फिजिकल टेस्ट होने के लिए, आपको डीवी होने के लिए, लेकिन उसके बाद लगता है बाबू फाइनल कट ऑफ। और फाइनल कट ऑफ जो जाती है ना 70 74, फिर आप बाहर हो जाते हो। तो उस केस में कई बच्चे आप देखिए 2022 वाले आपको ऐसे मिल जाएंगे कि बहुत मेहनत की थी, फाइनल मेरिट में आउट हो गया। तो ये फाइनल मेरिट है, तैयारी तो इसके अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि एक ही मौका है सीबीटी 1, दूसरा तो कोई पेपर है नहीं, तो उसी को बहुत हाई लेवल पे ले जाना है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ से कहीं बाहर ना हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर कि मामला क्या है, समझ पा रहे हो बात को? आप पेपर में कट ऑफ आप 65 नंबर ले आना तो लिस्ट में नाम आ जाएगा, पर सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। सिलेक्शन तो 74 पे हुआ था पिछली बार ही, तो इस बार क्या होगा अभी मैं आप इस पर भी डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब हम आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर। ठीक है, कि सर तैयारी को मतलब करना क्या है, फिर क्या कैसे करना है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में कुछ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप बड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करो। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एग्जाम में आपका गणित आता है, मैथ और रीजनिंग आती है, साइंस आती है और जीके आती है। ठीक है भैया, अच्छा आपको यह भी पता है कि मैथ के यहां 25 सवाल आते हैं, रीजनिंग के यहां पे 30 सवाल आते हैं, साइंस के यहां पर मेरे भाई 25 सवाल आते हैं और जीके के यहां पर 20 सवाल आते हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। आपको मैथ जो है ना, मैथ वो इस हिसाब से तैयार होना चाहिए कि आपके 25 में से लगभग 23 या 24 क्वेश्चन सही हों। एक क्वेश्चन में इसलिए यहां पे काट रहा हूं,
खुद जानबूझकर। मैं तो अभी कह सकता था पूरे में से पूरे लाओ, और जो बच्चे ग्रुप डी 2022 में मुझसे पढ़ के सिलेक्ट हुए उनमें पूरे में से पूरे नंबर आए भी हैं बच्चों के, 24 नंबर भी आए हैं, 24 में से 25 में से 24, एक क्वेश्चन गलत हुआ है। पर मैं एक जनरल मापदंड लेके चल रहा हूं कि आपको 23 से 24 सवाल, या सिलेक्शन वाला 23 से 24 सवाल आपको यहां सही करने हैं। रीजनिंग के अंदर मेरे भाई आपको 28 से 29 सवाल यहां पर आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और साइंस के अंदर 25 में से आपको 22 से 23 सवाल का टारगेट लेके चलना होगा, और जीके में 20 में से आपको 12, ये सच्चाई है मेरे भाई, 12 से 15 सवाल। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 20 में से 19 सवाल ग्रुप डी के पेपर में सही कराए, या किसी भी एग्जाम में। यहां जीके में यही रेशियो रहता है। जब आप इस रेशियो पर चलेंगे तो मेरे भाई आप जरा सभी नंबर्स को जोड़िएगा, तो 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 की 1 हासिल 2, और 2 और 1 3, और 2 5, और 2 7, और 2 9। आपका नंबर पहुंच रहा है 91 के करीब। अब आप कहेंगे सर पिछली बार कट ऑफ तो 75 ही गई थी, आपने 91 के करीब पहुंचा दिया। तो ये मैं एक जनरल मापदंड बता रहा हूं जो आपको तैयारी को लेकर चलना है। बिलीव मी, आपने हो सकता है पेपर ना दिया हो, कि जब ये टारगेट रख के तैयारी करोगे तब ये जो 91 है ना, ये नेगेटिव वगैरह कट कटाकर सारा नकारात्मक वकारात्मक बहुत सारे नंबर पेपर में कटते हैं, तब 91 में से घट घटा के तुम्हारे नंबर मुश्किल से पहुंच पाएंगे 80। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब कट ऑफ 74.5 गई थी, तो इस बार कट ऑफ पिछली बार से तो ज्यादा होगी। ऐसा हर एग्जाम में हुआ है, केवल इसमें नहीं हुआ है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, पिछली कट ऑफ और इस कट ऑफ में लगभग 5-10 नंबर का उछाल आया है। किसी भी एग्जाम का आप देख लेना बाद में, किसी भी एग्जाम का हर साल कट ऑफ बढ़ती है। क्यों? हर साल बच्चा आता है मार्केट में, हर साल बच्चा मेहनत करता है, हर साल पुराना वाला बच्चा और तैयार हो जाता है, समझ रहे हो? तो हर साल कट ऑफ में इजाफा होता है। तो आप लगभग जब इतने इतने नंबरों का टारगेट करेंगे तो आपके इतने नंबर होंगे, लेकिन रियल में आएंगे इतने, ये हर वो बच्चा रिलेट कर रहा होगा जिसने कभी एग्जाम दिया है, ठीक है। तो आप सेफ जोन में पहुंचेंगे। मैं यहां वो बात नहीं कर रहा हूं कि सीवीटी 1 आपको क्वालिफाई करना है। आप सीवीटी 1 क्वालिफाई कर सकते हैं मेरे भाई, आप 65 से 70 नंबर ले आना, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। पर मैं यहां लिख दे रहा हूं कि 65 से 70 नंबर अगर तुम लाए तो लिस्ट में नाम आ जाएगा। आपके घर वाले थोड़े देर के लिए खुश हो जाएंगे, आप भी हो सकते हैं, आपका फिजिकल भी हो सकता है, आप फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। और यह मौका एक ऐसा मौका है, लगभग 4 से 5 साल बाद यहां पर दोबारा आपको वैकेंसी देखने को मिली है। तो इस मौके को भैया गंवाना नहीं है, इस मौके को केवल खुशी मात्र से समझौता नहीं करना है, हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, और उसके लिए तैयारी ये वाली होनी चाहिए। और ये तैयारी जो होती है ना कि मैथ में इतना, रीजनिंग में इतना, और साइंस में इतना, और जीके में इतना, ये तैयारी ये नहीं है कि 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए। मेरा विश्वास मानो दोस्त कि इस तैयारी में समय लगता है, इस तैयारी में एक अच्छा खासा समय आपको देना पड़ता है। तो अभी से और आज से आप सभी लोग अपनी तैयारी करो, तब जाकर आप पेपर के समय पर प्रिपेयर हो पाओगे, तब जाकर आप फाइनल पेपर को फोड़ पाओगे, ठीक है भैया। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाई, और आपको कुछ और बात बता देता हूं कि सर एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, अगर मैं लास्ट वैकेंसी की बात करूं तो 10th पास और आईटीआई, ठीक है, 10th पास और आईटीआई। पहले इसमें आईटीआई कंपलसरी था, फिर बाद में रेलवे ने हटा दिया। और मैं आपको बता दूं क्योंकि बाद में जब हटा दिया तो कुछ आईटीआई वाले स्टूडेंट जो है वो नाराज हुए, नाराजगी आई उनके अंदर कि सर मैंने तो इसीलिए आईटीआई किया था, इसी वैकेंसी के लिए, मेरा तो कंपटीशन बढ़ा दिया, ठीक है। और अभी आईटीआई लगाने की फिर से बात हो रही है। अब जब हटा दिया तो बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया, और मेरे भाई अगर फिर से आईटीआई लगाया तो कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे भाई अगर आईटीआई लग गया तो वो लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, तो फिर उनके अंदर नाराजगी आएगी, और वो मेरे भाई विरोध प्रदर्शन और ये ट्विटर कैंपेन वगैरह वगैरह ये सब करेंगे। और अगर लग गया तो आईटीआई वाले प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये भविष्य के गर्भ में है बात, मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। ये भविष्य है और रेलवे डिसाइड करेगा कि 10th पास और आईटीआई वालों को लेगा या केवल 10th पास जो है वो उनको अलाउ करेगा, ठीक है भैया। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फ्यूचर। चांसेस यही है कि आईटीआई आपका नहीं अनिवार्य होगा, चांसेस ये है, रीजन इज दैट है कि मेरे भाई अगर आईटीआई लगता है तो वापस से विरोध प्रदर्शन होगा। बिलीव मी, मानिए आप
कि अगर लगता है, देखिए अगर नहीं लगता है तो आईटीआई वाले विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो तैयारी करेंगे। अब आप कई वीडियो इसमें बच्चे देखकर ये सोचेंगे, मेरी बात को समझो, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं आईटीआई वालों की दुख और दर्द को समझ रहा हूं कि उन्हें कलेश हो रहा है, उन्हें परेशानी हो रही है, और होनी भी चाहिए कि एक बच्चे ने आईटीआई किया केवल इसी वैकेंसी के लिए और बाद में पता चला कि सबको ही अलाउ कर दिया, तो उसको तो यार बहुत दर्द होगा, है ना। और मेरे भाई एक बच्चा ऐसा जो जिसके पास आईटीआई नहीं है, वो भी सोच रहा है कि इसमें अपनी जगह बना ले, तो उनको भी दर्द होगा अगर ये हो जाएगा। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द रेलवे। मैं इस पर कुछ नहीं बोलने वाला, बस मैं ये आपसे बोलूंगा कि आप अपनी तैयारी में लग जाओ, कस के तैयारी करो। ये मैथ, रीजनिंग और साइंस और जीके अगर आपका स्ट्रांग है तो आप रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के अलावा एनटीपीसी की जो वैकेंसी अभी आ रही है, आप उसको भी फोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनके पास आईटीआई है, तो सारे बच्चे ग्रुप डी एग्जाम में अपनी जगह बनाने का सपना देख रहे हैं। सभी लोग अपनी तैयारी करो, मन लगाकर पढ़ाई करो। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फ्यूचर। चांसेस आप भी जानते हैं, चांसेस हम भी जानते हैं, बस इसको हम भविष्य के गर्भ में छोड़ रहे हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा कि गुरुजी अभी आपने जो सिलेबस और ये सब कुछ बताया है, पैटर्न, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं और मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि मैंने जो अभी आपको सब कुछ समझाया, आप सब कुछ देखकर ये जान चुके हैं कि ये एग्जाम मैथ, रीजनिंग और साइंस बेस्ड एग्जाम होते हैं, दोनों ही। रेलवे का ये एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, मैथ, रीजनिंग और साइंस बेस्ड एग्जाम है। तो मेरे भाई यहां सिलेबस और पैटर्न को देखकर ये एक नॉन टेक एग्जाम है और इसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस इनको स्ट्रॉन्ग करना है, और ये एकदम से नहीं होते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट टाइम लेते हैं। रीजनिंग तो फिर भी आप 3 महीने में पढ़ के और प्रैक्टिस करके कर ले जाएंगे। गणित और साइंस ये टाइम लेते हैं सीखने में। हर बिगिनर बच्चा जो भी अभी तैयारी शुरू करना चाह रहा है, उसके लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका है। लग जाओ आज से ही मेरे मित्र, ठीक है भैया। इसके अलावा गुरुजी कई बच्चे पूछते हैं कि अभी आपने कोई नया बैच नहीं दिया, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए कोई बैच आपने अनाउंस नहीं किया, आपने एक ही बैच बस यकीन अनाउंस किया था स्टार्टिंग में और वही अभी तक चल रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग भी कहा था कि मेरे भाई हम डेली बैच ये सब वो सब नहीं करते हैं। हमने एक बैच पढ़ाया, बहुत मेहनत से पढ़ाया 2024 और 25 के लिए, और अब हमारा वो बैच का सिलेबस हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब हम आपको नया बैच देंगे, और नया बैच जो हमारा है वो 28 मई को या 29 मई को आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप नए बैच में जुड़कर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब जो क्लास लाइव आप लें उसी को आपको रिकॉर्डिंग में दे दिया जाए, तो वो फ्रेश न्यू बैच एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम द परसेंटेज, बिल्कुल जीरो लेवल कॉन्सेप्ट से और रीजनिंग को भी शुरू से करते हुए, जिसको हम नया बैच कह रहे हैं, वो 28 मई को आएगा। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी रिकॉर्डेड बैच से करना चाह रहे हैं, कोई चाह रहा है बच्चा कि नहीं हमें लाइव क्लास नहीं चाहिए, हमें रिकॉर्डेड से अपना सिलेबस अच्छे से करना है, तो आज का आपके पास मौका है, आप हमारे साथ यकीन बैच में जुड़ सकते हैं। ये हमारा लास्ट ईयर का बैच है, यानी 2023-24 का। तो 2023 में हमने इस बैच को स्टार्ट किया था जून के अंदर, ठीक है। और मेरे भाई आपका वापस से 2024 का जून आने वाला है, तो 1 साल की हमारी मेहनत है इसमें। पूरी मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरी साइंस को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है इस बैच के अंदर। इसकी ये एक वीओडी बैच है, यहां लिखा हुआ है रिकॉर्डेड, लाइव क्लासेस में नहीं मिलेगी आपको, वीओडी है, रिकॉर्डेड है। आप अच्छे से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो, जितना चाहो एक दिन में उतना आप पढ़ सकते हो। वैलिडिटी इसकी टिल सिलेक्शन तक है, जब आपकी जॉब लग जाए तब तक ये बैच आपके पास रहेगा, ठीक है। और मेरे भाई ये 549 इसकी केवल फीस है, 549 रुपए आज रात के 12 बजे तक है, उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल फीस पर पहुंच जाएगा। और अगर आपको ये वाला, और दूसरी बात कि सर पढ़ते वक्त अगर रिकॉर्डेड बैच डाउट वगैरह आएगा तो क्या करेंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर पर्सनल टेलीग्राम चैनल है यकीन बैच वाले बच्चों का, उसमें हम आपको ज्वाइन करा देंगे। तो आपको कोई भी डाउट आ रहा है पढ़ते वक्त, आप वहां अपना सवाल भेजिए, आप वहां पे बोलिए, वहां हम भी कनेक्ट हैं, हजारों बच्चे भी कनेक्ट हैं जो आपके सवाल का रिप्लाई करेंगे तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो मेरे भाई आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। बाकी नया बैच ही अगर आपको चाहिए तो आप 28 तारीख तक वेट कीजिए, और रिकॉर्डेड से आपको एक बार में पूरा कंटेंट मिल जाए और आप लाइब्रेरी में बैठ के एकदम से उसको फाड़ के रख दें, तो आप यकीन बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है भैया। और हमेशा याद रखना कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अभी बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सिलेक्शन दिए हैं, हर सिलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू डाला हुआ है चैनल पर, वीडियोस में जाके चेक कर लो, उनकी बात सुन लो। आपको मेहनत करनी होगी मेरे भाई, ठीक है। आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, 2-3 महीने में कुछ नहीं होता है, ये
ये बात सच्चाई है। आपको अभी से मेहनत करना होगा, आज से पूरा एकदम अपने आप को संतुलित करके। 1 साल तक मान लो कि आप एक मुर्दे हो और इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, बस आप हो, आपकी घोड़े की नाल है, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, आप घर पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो। इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर लफड़ा है, ठीक है। तो नो शॉर्टकट टू सक्सेस देयर इज, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और लग जाओ अभी से। वैकेंसी क्रम में है, मौका सुनहरा है, पूरी जानकारी आपको दे दी है। लव यू ऑल, जय हिंद, नमस्कार।